ओके जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अभी कल हम लोग सितंबर 2022 वाला पेपर कर रहे थे ना, तो उसमें 11 क्वेश्चन किए थे। तो बाकी अभी कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग है ना 11 तक किए थे। सो ये हो गया था ना 11th वाला। 12th से स्टार्ट करते हैं। तो 12th है दिस वन। देखिए जी। सो इसमें क्या बोला गया है कि विजिबल है ना। तो कह रहा है कि सपोज x1 x2 xn आर IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन थीटा एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विथ मीन थीटा। तो बोल रहा है कि प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा इज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस टाउ स्क्वायर। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इधर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल प्रायर है तो पोस्टेरियर भी नॉर्मल होगा। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, वो भी नॉर्मल है ना। सो मतलब रैंडम सैंपल नॉर्मल से लिया गया, प्रायर भी नॉर्मल है तो पोस्टेरियर भी नॉर्मल होगा। थ्योरम होता है। देखो आगे क्या होगा। तो पूछा क्या है, देन विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आपको जो इसमें फॉर्मेशन गिवन है, सो पहला ऑप्शन है विथ रेस्पेक्ट टू द स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन बेज एस्टिमेटर इज द मीन ऑफ द पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन। with respect to square error loss function Bayes estimator is the median of the posterior distribution. With respect to absolute error loss function Bayes estimator is the median of the posterior distribution, and with respect to the absolute error loss function Bayes estimator is mean of the posterior distribution. So बताइए आपको क्या लगता है क्या सही होगा। ये तो बेसिक थ्योरम पे है।
देखिए ग्रुप में मैंने पेपर भेज दिया ना, यू कैन सी देयर। सो क्या लगता है जी? एक मिनट तो। इन जनरल 1 3 करे फॉर नॉर्मल, मीन इज इक्वल टू मीडियन, 2 फॉर ऑल्सो करे, सही है ना? सो जनरली आप क्या जानते हैं थ्योरम में कि ये तो हम सिंपल जानते हैं कि स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन होगा, तो उसमें जो आपका पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन है, यही ना? एंड क्योंकि है ना वो थ्योरम आप जानते हैं। और क्या है, एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन में मीडियन होता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चूंकि यहाँ पे जो है आपका सैंपल है, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, जो सैंपल है वो भी नॉर्मल है, और जो प्रायर है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। सो देर इज अ थ्योरम, आप लोग जानते होंगे, तो जो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल। And since normal is a symmetric distribution, so in case of any symmetric distribution, mean is equal to median is equal to mode, अगर यूनिमोडल है तो, है ना? और मीन अगर एग्जिस्ट करता है तो, दो रेस्ट्रिक्शन है कि मीन शुड एग्जिस्ट एंड यूनिमोडल होना चाहिए, देन मीन मीडियन मोड इक्वल होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे नॉर्मल है, और नॉर्मल में होता क्या है, तो एक्चुअली पोस्टेरियर मीन इक्वल होगा पोस्टेरियर मीडियन के, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पोस्टेरियर मोड भी इक्वल होगा, तो मीन मीडियन मोड इक्वल होगा। तो दिस इज द बेजियन एस्टिमेटर इन केस ऑफ स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, दिस इज द बेजियन एस्टिमेटर इन केस ऑफ एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन। दोनों इक्वल ही है, तो इसीलिए चारों ऑप्शन करें जैसे अंकित बता रहे हैं, है ना? तो कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को दिक्कत है इसमें तो ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखो, तो थर्टीन जो है, बताइए। तो इसमें क्या है कि कंसीडर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन एक्स आई वन डॉट 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 बीटा पी एक्स आई पी प्लस एप्सिलॉन आई, वेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई जीरो है, कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन के जीरो है फॉर इफ आई इज डिफरेंट देन के। अच्छा ठीक है, आई इक्वल टू क्या होगा, तो वेरियंस ही हो जाएगा जो कि सिग्मा स्क्वायर है। तो आपसे बोल रहा है इफ वाई आई हैट is the least square fit of yi and epsilon I hat is the corresponding estimated residual for I1 to n, then which of the following statement are correct। तो ये भी अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको जस्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। तो क्या होगा, समेसन एप्सिलॉन आई हैट जीरो है एंड वाई आई हैट इंटू एप्सिलॉन आई हैट का समेसन जीरो होगा। देन दूसरे में है एक्स आई जे
डॉट दिस। सो तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपके मल्टीपल रिग्रेशन में आता है। देखो, अगर समझ आ रहा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल उठाओ और देखो क्या क्या रिजल्ट्स हैं। नहीं समझ आ रहा इसमें? सिर्फ फर्स्ट वन होगा। ओके, हाउ? सर वाई बार और एप्सिलॉन तो इंडिपेंडेंट होता है ना सर, तो फिर वाई बार और एप्सिलॉन कैसे? वाई आई तो
एप्सिलॉन के थ्रू डिफाइंड है, एक्स आई कांस्टेंट है, बीटा आई कांस्टेंट है। इसे कहाँ लिखा है? ओके जी, तो यहाँ पे क्या है, आई जो है वो जो है 1 to n है नहीं, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू n, और j भी 1 2 3 अप टू n है, यही है। और जो y है दैट कैन बी रिटन एज एक्स बीटा प्लस एप्साइलॉन, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो y तो यहाँ हो जाएगा वाई आई जो कि n क्रॉस 1 होगा, एंड x जो है मैट्रिक्स वो होगा एक्स आई जे n क्रॉस n, यही ना। बीटा x बीटा लिया ना तो n क्रॉस n, तो ये भी n क्रॉस 1 होना पड़ेगा, वहाँ बीटा आई है, ठीक है। एंड एप्सिलॉन आई तो वैसे ही है, तो ये जो एप्सिलॉन मैट्रिक्स बोल दो, y को मैट्रिक्स बोल दो, बीटा मतलब कॉलम वेक्टर, नॉट मैट्रिक्स तो x है, कॉलम वेक्टर है, मतलब कॉलम वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स ही तो है। तो y एक कॉलम वेक्टर है, बीटा कॉलम वेक्टर है, एप्सिलॉन कॉलम वेक्टर है, x मैट्रिक्स है जस्ट, बाकी सब कॉलम वेक्टर है। साइलॉन आई n क्रॉस 1, तो ये एक मॉडल है जो आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें अगर एस्टिमेट करते हो तो क्या आता है, y हैट को आप क्या लिखते हो, x बीटा हैट, ऐसे लिखते हो ना भाई। एस्टिमेटेड कर्व क्या होगा, ठीक। सिंप्लीफाई करो अब, आगे क्या आएगा, तो जैसे ऑप्शंस में है कि हम्म मीन जीरो है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है ना। तो समेशन एप्सिलॉन आई जीरो होगा, आई हैट, है ना। Epsilon is defined as y minus y hat, right? एप्सिलॉन इज डिफाइंड एज
y minus y hat. Okay. So summation ei hat is given as summation yi minus y hat is equal to 0. तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है मतलब आपके पास? अगर मैं एप्सिलॉन आई लिखता हूँ तो क्या होगा? ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन हैट? दिस यू आर सेइंग एप्सिलॉन और एप्सिलॉन हैट? Hat, no? हैट. Residual. ओके. सो व्हाट इज एप्सिलॉन आई हैट? In yi minus yi hat. राइट है ना. जस्ट यू टेक इंडेक्स. सो सॉरी, वाई आई वैक्टर माइनस. ओके. बट सर एरर है तो नेट वैल्यू 0 ही होना चाहिए ना, रेसिड्यूल है तो नेट वैल्यू 0 रहेगा. जीरो होगा यहाँ पे. सो ओके, व्हाट अबाउट अदर समेसन वाई आई हैट एप्सिलॉन आई हैट? बट ये जीरो कब होगा? क्या हमेशा होगा या कुछ कंडीशन भी है? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ओवर दिस? इंटरसेप्ट क्या है इसमें? डू यू हैव एनी इंटरसेप्ट इन दिस मॉडल? इसमें इंटरसेप्ट कुछ है जैसे लिखते हैं ना, जैसे y बराबर. इंटरसेप्ट नहीं है, नहीं नहीं है है ना. अभी इंटरसेप्ट जैसे एक ये रिटर्न. मॉडल है और यहाँ पे इस तरह का मॉडल है, मतलब जस्ट लीनियर वर्जन लिख रहा हूँ मैं. सो यहाँ पे ये अल्फा इंटरसेप्ट है लेकिन इसमें इंटरसेप्ट नहीं है. सो क्या दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वी टेक मॉडल दिस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड वी टेक जस्ट बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन. इन बोथ केस. वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा ना, y is equals to beta x, the regression line will pass from the origin. And over there you will be getting the. तो समेसन जीरो कैसे हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो आप एप्सिलॉन आई में लिख रहा था हैट इज वाई आई माइनस वाई आई हैट. नाउ यू टेक द समेसन. ओके. सर मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ, सिंस लीनियर रिग्रेशन में हम डी स्क्वायर फंक्शन लिखते हैं, राइट? दैट इज समेशन ई आई स्क्वायर, दैट इज समेशन वाई आई माइनस वाई आई द होल स्क्वायर. So what is the main purpose of linear regression or least square function is to minimize the error. एरर्स. तो हाँ. इसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सम ऑफ एरर्स. सम ऑफ एरर्स क्यों नहीं लेते कि देयर इज अ वन ऑफ द ड्रॉबैक इज द नेट वैल्यू कैन बिकम 0, है ना, इसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर्स लेते हैं. तो समेशन ई एस इज इक्वल टू 0 होने के चांसेस है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट कि वो 0 हो सकता है नहीं हमेशा. हमेशा जीरो नहीं, ईच होगा. एंड एवरी. ये तो बोल रहा है कि जीरो ही होगा. सो आई थिंक इज इट नेसेसरी जीरो ही होगा? नो, इट इज नहीं, नॉट नॉट नेसेसरी. नॉट पॉसिबल. Not या necessary. It is not necessarily zero actually. Summation. So it is not necessarily zero. Mainly इसका प्रूफ जो आएगा अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, यू ब्रिंग इट लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे एप्सिलॉन आप लिख रहे थे ना, इसको अगर मैं लिखता यहाँ से, ये तो ये है, तो जो आपने एप्सिलॉन हैट बताया है दैट इज एक्चुअली यहाँ से y माइनस एक्स बीटा हैट, यही ना, ये है एक्चुअली. तो ठीक है, ये जो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं इसको फर्दर रिपीट करूं. सो एप्सिलॉन हैट इज दिस. तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करो, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं. सो वी हैव मॉडल y इज इक्वल टू, मतलब ये है ना एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन. तो मैं अगर इधर बुला लूँ इसको, तो y माइनस एक्स बीटा इज एप्सिलॉन, है ना. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउ हमें पहुंचना है ना, वी हैव टू डिसाइड दिस और दिस, है ना. इनको यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे समेसन एप्सिलॉन आई हैट इज नॉट नेसेसरली जीरो. तो अब ये बाकी पार्ट चेक करना है. एक्स आई इज एप्सिलॉन आई हैट एंड वाई आई हैट एप्सिलॉन आई हैट, दैट वी हैव टू चेक.
ठीक है, तो ये तो जैसे समेसन जीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है ना, समेसन ऑफ एप्सिलॉन आई जीरो इज़ नॉट नेसेसरी। तो मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ऐसा लिखे जैसे ये कर रहे थे ना, तो वाई हैट या ऑब्जर्व्ड वैल्यू लगा दें हम। मान लो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई है, वाई माइनस एक्स बीटा हैट, ये कितना होगा, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ से वाई माइनस एक्स बीटा हैट, ये जीरो ना, मतलब यह हैट लगा दो यहाँ पे, सो ये कितना होगा, ये जीरो होगा यहाँ से, एंड या कैपिटल वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ अभी। सो एंड देन इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड, लेट्स से एक्स ट्रांसपोज, तो अगर मैं एक्स ट्रांसपोज दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, वाई हैट माइनस एक्स बीटा हैट इज जीरो, एंड इफ यू मल्टीप्लाई, ये तो एरर ही तो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, अच्छा वाई माइनस वाई हैट एरर था ना, इट वाज एरर, तो इससे क्या मिलेगा, कैन बी राइट हियर, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, दिस, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, देखो, एंड अगर आप मल्टीप्लाई करोगे टू मैट्रिक्स को, ये n क्रॉस n है, ये n क्रॉस 1 है, तो ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, हाउ इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, सो इज इट एक्स आई जे एप्साइलॉन, रो कॉलम से मल्टीप्लाई करते ना, क्या एप्साइलॉन जे लिखना पड़ेगा, देखो जैसे एक्स वन वन, फिर यहाँ एप्साइलन वन, एक्स वन टू, एप्साइलन टू एंड सो ऑन, ऐसा आएगा, एंड जे इज फ्रॉम वन टू एन, दिस इज जीरो काइंड ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, वैसा कुछ तो है वहाँ पे, हैट इज जीरो, ऐसा आ जाएगा, देखिए, तो इसमें दो जगह ऐसा कुछ है ना, maybe. ये दो जगह है ना ऐसा कुछ, अच्छा यहाँ समेसन आई पे है, तो क्योंकि उसने आई जे लिखा है ना, अच्छा मुझे लगता है इंडेक्स में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि एक्स में तो एलिमेंट एक्स आई जे था, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ट्रांसपोज है एक्चुअली, सो ट्रांसपोज है तो उल्टा हो जाएगा इंडेक्स, ओके ओके, तो यहाँ ना, क्योंकि ट्रांसपोज है ना, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग एक्स, पहले जो मैं लिखा था एक्स के लिए, इट इज़ एक्स ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज में एलिमेंट्स क्या होता है, एक्स मैट्रिक्स है एक्स आई जे, तो एक्स ट्रांसपोज है एक्स जे आई, ऐसी कुछ होगा ना, तो यहाँ एक्स जे आई लिखना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, तो एक्स जे आई होगा इंटू एप्साइलॉन जे, तो उसने वो उल्टा किया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप उसको चाहो तो आई कर दो, कोई इंडेक्स ही तो है, तो जे समेसन ओवर जे, ठीक है ये सही है, अगर उसके तरीके से लिखें तो वही बात है, आप उसको उल्टा कर लो, इसको आई कर दो, इसको इंडेक्स में क्या ही है, आप यहाँ से समेसन, अगर आप एक्स आई जे, तो यहाँ एप्साइलॉन आई कर दो, मतलब आई को जे को आई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, अब चाहो तो पहले से ही वैसा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू वांट कि आप यही शुरू से लिखो तो इसको हटा दो, क्योंकि ऑप्शन मैच कराना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, बाकी वो सेम ही था जो पहले लिखा था, सो इसके अकॉर्डिंग आएगा एक्स आई जे डॉट एप्सिलॉन आई, ये आपका जीरो है,
इसमें कुछ डाउट है बताइए, देखो इसमें। सो वी वांट टू, आप जो कह रहे थे ना, वी वांट टू मिनिमाइज एरर टू बी जीरो, बट एरर वेक्टर जीरो हो सकता है ना, एस्टिमेटेड एरर, बट जरूरी नहीं है, मतलब उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो है ही, बट ईच एप्सिलॉन आई सम जीरो इज नॉट नेसेसरी। मतलब एप्सिलॉन तो एक एरर वेक्टर है ना, तो इसके ईच एलिमेंट जीरो होगा, उसके सम जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, वो है। तो ये तो ठीक है। तो ये 2 और 3 में जो आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी, दैट्स वाई यहाँ से क्या मिलेगा कि ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो 1 और 3 तो फॉल्स हो जाएगा। अब बचा 2 और 4, ये ओके है, इस वजह से यहाँ से आ जाएगा। तो ये आप दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता, लेकिन देखना पड़ेगा, डिफाइन होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं ये भी कर सकता था कि मैं राइट में x मल्टीप्लाई करता, बट x मल्टीप्लाई सबको देखेंगे कि प्रोडक्ट डिफाइन होने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। सो ये है। व्हाट अबाउट दिस फोर्थ, चेक करो भाई, फोर्थ बताओ। तो फोर्थ में है क्या, वाई आई हैट है ना। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे, इसको अगर आप उसमें ब्रेक करना चाहो यहाँ से, कि ये जो वाई आई हैट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ एक्स आई जे है, यहाँ बीटा आई है, तो यहाँ वैसा कुछ बनेगा, एक्स आई जे बीटा जे, जे फ्रॉम 1 to n, चेक करो, क्योंकि x को बीटा से मल्टीप्लाई है ना, हैट, यही बनेगा। सो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी तो हैट, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आगे देखो, क्या इसको यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे फर्दर टू गेस दिस, फोर्थ आएगा क्या, ऐसा कुछ आ पाएगा, चेक करो। बताओ भाई, तो ये था, दिस वॉज फॉर ऑल जे, है ना, वट एवर जे यू टेक, इसके लिए ट्रू है ये। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है, अब इस पे आते हैं थोड़े, ये जो टर्म है समेसन वाई आई हैट एप्सिलॉन आई हैट, है ना, आई फ्रॉम 1 to n जो भी है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताओ। मतलब मेनली मैट्रिक्स में बात रहे, वाई और एप्सिलॉन मैट्रिक्स के टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ लिख पाएंगे, एनीवन बताओ कैसे लिखोगे। तो इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, एन क्रॉस वन है, अच्छा नहीं, ट्रांसपोज के साथ काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एन क्रॉस वन है, ये एन क्रॉस वन है, तो मुझे 1 क्रॉस 1 चाहिए, तो 1 क्रॉस 1 का है ना, तो ट्रांसपोज मुझे लगाना पड़ेगा इस पे ही, तब हो जाएगा। कैन वी राइट इट दिस, वाई ट्रांसपोज, या अगर स्मॉल में लिखोगे तो वाई ट्रांसपोज एप्साइलॉन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये सही रहेगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज लेके, ये अभी कॉलम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेंगे रो हो जाएगा, फिर ये कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आएगा। तो इसको मैं वाई ट्रांसपोज एप्साइलॉन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप यूज़ करो ट्रांसपोज तो क्या होगा,
वाई ट्रांसपोज एप्सिलॉन, इसको हम लोग आगे यूज करना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा हैट भी तो है, तो यहाँ हैट लगा दो और ये वाई हैट ट्रांसपोज लगा दो, क्योंकि हैट लगाए दोनों पे, तो वाई ट्रांसपोज मतलब वाई हैट ट्रांसपोज एप्सिलॉन हैट। अब आगे यहाँ से मैं इसको अगर यूज़ करना चाहूँ तो क्या मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं एक्स ट्रांसपोज तो वर्क करेगा। ये किस ऑर्डर का है अभी, 1x1 है ना, और एक्स है हमारे पास n×n की, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। हाँ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने चाहिए ना। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जो एक्स ट्रांसपोज एप्सिलॉन हैट है ना उसी को यूज करना है मुझे एक्चुअली। तो वाई हैट है क्या मेरे पास, यहाँ से देखो वाई हैट मेरे पास क्या है, ये यूज कर सकते हैं ना। वाई हैट मेरे पास है एक्स बीटा हैट, इसका ट्रांसपोज एप्सिलॉन ट्रांसपोज, यहाँ तक सही है। सो अब इसी को आगे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लोगे तो बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एप्सिलॉन हैट, और यहाँ से देखो ये है ना। तो मेरे लिए हमने ये दोनों इक्वेशन यूज़ किया है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके आ जाएगा। अब एक्स ट्रांसपोज हैट हमें तो पहले से पता है कि यहाँ से ज़ीरो है, तो ये आ गया बीटा हैट ट्रांसपोज इनटू ज़ीरो, तो कितना आ गया 0, है ना, क्योंकि ये 0 वेक्टर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये वेक्टर था ना, तो 0 वेक्टर होगा। सो ये 0 आ गया, मतलब 0 सिंपल लिखो तभी मतलब वही है, ठीक है जी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ये, देखो सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, चेक कर लो एक बारी। फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू। सर हाँ जस्ट हम ऐसे एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसको नहीं कर सकते कि सिंस लीनियर रिग्रेशन में देयर शुड एग्जिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, मतलब एक्स एंड वाई के बीच में एग्जिस्ट होना चाहिए रिलेशनशिप, अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप शुड बी जीरो। तो एक्स वाई हो, एक्स ई रो या वाई ई रो, इट शुड बी जीरो ही होना चाहिए अल्टीमेटली। तो कभी ओके अगर वैसे अंडरस्टैंडिंग पे भी किया तो इतना शॉर्ट नहीं करके भी वी कैन टिक मार्क द सेकेंड एंड द फोर्थ वन, राइट? यस क्योंकि यस बेसिकली the correlation exists between the x and y. That's the only thing. Other kind of correlation is should be zero, है ना? तो समेशन एक्स आई ई और समेशन वाई आई ई वो जीरो ही होना चाहिए। अगर वो नॉन जीरो रहा तो फिर देन देयर इज अ चांसेस ऑफ कोवेरियंस, कोवेरियंस रहा तो कोरिलेशन भी रहेगा। मे बी आप है ना, तो आपको अगर वैसे समझ आ रहा है इट्स फाइन। सो डिपेंड्स, मतलब एक क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू थिंक। सो इफ यू थिंक दैट वे इट्स फाइन, सो उससे भी हो सकता है। बट जो अंडरस्टैंडिंग मैं रख रही हूँ वो करेक्ट है ना? अगर एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना पड़ा, इफ वी आर हैविंग लेस टाइम, तो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वी कैन मार्क इट, राइट? कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा मैथमेटिकली क्या क्या सिचुएशन गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग सो हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स बट द ये बट द अंडरलाइनिंग assumption इज दैट लीनियर रिग्रेशन का ऑटो कोरिलेशन या मल्टी कोलिनैरिटी नहीं होना चाहिए, है ना? ऑटो कोरिलेशन ही रहेगा, मतलब एरर टर्म में रिलेशनशिप है, मल्टी कोलिनैरिटी में मतलब एक्स आई में, मतलब एनी काइंड ऑफ कोरिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, दे शुड एग्जिस्ट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई आई, दैट इज द अंडरलाइंग assumption ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है। तो यहाँ से है ना, हमने सेकंड ऑप्शन यहाँ से देखा है और यहाँ से फोर्थ ऑप्शन देखा था, इसमें सेकंड इसमें था, फोर्थ इसमें था। इट्स फाइन है ना, वो भी सही, क्योंकि मैथमेटिकली चूंकि गिवन था तो वी ट्राइड मैथमेटिकली, ये है। सो मैथमेटिकली इस तरह से हमने ट्राई किया है। सो सिंपल है ना, ये मॉडल था, इसका एस्टिमेटेड मॉडल ये है, फिर इसका डिफरेंस लिया, दोनों तरफ एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब फिर मुझे वो सोचना था तो उसको मैं देखा ये लिख सकता हूँ, फिर हमने ये वाई यहाँ यूज़ कर लिया, फिर ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, ये है। सो मैथमेटिकली बहुत लेंदी नहीं है, इफ़ यू प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो 2 और 4 सही है। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा होता, मान लो एक्स मैट्रिक्स जो है इसमें अगर कोई एक
यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ये पता है कब ट्रू हो जाएगा, अगर एक्स आई जे 1 हो जाए मान लो, फॉर ऑल आई, मान लो फॉर ऑल आई एक्स आई जे 1 हो जाए, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। कौन सा वाला, ये जो था हमारा, ये वाला पार्ट भी ट्रू हो सकता है अगर मुझे ये पता हो कि एक्स आई जे 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन जनरल मतलब यहाँ पे गिवन तो है नहीं, नहीं भी 1 हो सकता है, इट मे नॉट बी 1, बट इफ एक्स आई जे अगर 1 हो गया फॉर सम आई, सॉरी फॉर सम जे, एक्स आई जे इज 1 फॉर सम जे, देन ये वाला रिलेशन भी ट्रू हो जाएगा जो है ना, समेशन एप्सिलॉन आई हैट वाला, इस तरह से। बट यहाँ जरूरी नहीं है इसलिए फॉल्स हुआ है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 14, 14 मल्टीवेरिएट का है। तो ये सिंपल, ये भी जनरल वो है, मतलब रिजल्ट्स हैं, इफ यू कैन अप्लाई। देखो चेक कीजिए जी, आपको बता रखा है एक्स वाई जेड ट्राई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर 0 एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा है आपको, एंड रो मॉड लेस देन 1 है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आर ट्रू। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोरिलेशन रो स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई का कोरिलेशन 0 है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोरिलेशन 0 है, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का कोरिलेशन रो स्क्वायर है। सो ट्राई कीजिए, ये तो आसान, मतलब सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे जी कि नहीं आया, ये भी नहीं आया।
तो ये आपको अगर जहाँ से मीन वेक्टर जीरो, अगर मैं ऐसा लिखूँ, मान लो कि लेट्स से यहाँ लिखता हूँ एक्स वेक्टर है, इसको मैं एक्स वाई जेड बोल रहा हूँ, ये एक्स वेक्टर है लेट्स से, तो इसका है नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा, यही है। तो सिग्मा आप देख रहे हैं, ये जो जीरो है ये क्या बता रहा है ना, ये जीरो क्या बता रहा है और ये जीरो क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो का मतलब एक्स वाई जेड, एक्स का रो और जेड का कॉलम है ना, तो एक्स एंड जेड आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है। और ये जीरो क्या बता रहा है, एक्स वाई जेड, सो वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट। और ये जो है नॉट नेसेसरली है ना, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई रो है, मतलब को, क्योंकि वेरिएंस तो वन ही है तो कोवेरिएंस कोरिलेशन दोनों सेम ही है क्योंकि वेरिएंस वन है, सो इट मे नॉट बी जीरो। तो एक्स वाई मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये चीज़ है। तो हमें ये पता है कि एक्स जेड, देखो तो यहाँ पे अगर एक्स जेड इंडिपेंडेंट है तो एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा इंडिपेंडेंट है, सो एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इंडिपेंडेंट हो गया आपके पास। तो कोवेरिएंस जीरो है तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट आ गया आसानी से। को रिलेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो पहले कोवेरिएंस निकालो, को रिलेशन तो आ ही जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ टू ऑप्शन की, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई एक्स स्क्वायर ई वाई जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो बचा ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। और ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मुझे अब डबल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ क्या लिखूँ जी बताओ, एक्स स्क्वायर वाई गिवन एक्स, ऐसा लगा देते हैं। तो ई ऑफ, अब एक्स तो गिवन है, तो एक्स गिवन है तो एक्स स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, सो आई वी कैन राइट दिस बिकॉज एक्स इज गिवन, तो एक्स कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट। सो ऐसा आ गया। अब ये निकाल सकते हो बिकॉज यू नो हेयर ये तीन है ना, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ एक्स वाई की, सो इट इज बाई वेरिएट नॉर्मल विथ मीन 0 0, वेरिएंस 1 1 एंड सिग्मा। सो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन यू फाइंड ई ऑफ एक्स गिवन वाई, बताओ, तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ से ये आ गया था। हम्म, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या होता था, म्यू वन प्लस रो सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, अच्छा वाई गिवन एक्स ना, हाँ, सिग्मा टू बाई सिग्मा वन एक्स माइनस म्यू, तो म्यू तो जीरो है, म्यू है म्यू वन, तो फाइनली म्यू तो हो गया रो इंटू एक्स, राइट, रो एक्स होगा ओनली एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ से आ गया रो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ई ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या ई एक्स क्यूब बता पाओगे, एक्स तो एक्स का मार्जिनल क्या है, एक्स का मार्जिनल तो नॉर्मल है ना, आप मार्जिनल तो जानते हो, तो एक्स यहाँ है नॉर्मल 0 कॉमा 1, तो नॉर्मल 0 1 में कोई बताओ ई एक्स क्यूब क्या होगा, जीरो, जीरो है ना, सो जीरो, तो जीरो आ गया, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया ये इसका मतलब, सो दिस इज ट्रू। देख लो, कुछ डाउट हो तो बताओ। तो अभी हमने दो ऑप्शन डिस्कस कर लिए, ठीक है, सो दिस वाज ऑप्शन नंबर 3, सो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से कोवेरिएंस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का जीरो होगा, तो को रिलेशन भी जीरो होगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू ही चुनना था, तो ये दोनों तो है। अब बचा 1 एंड 4, तो 4 तो वैसे ही हो जाएगा जैसे 3 किया, बस दो पार्ट में ब्रेक कर लो, पहले कोवेरिएंस निकालो। सो अगर मैं बात करूं कि सो ये जीरो हो गया, अभी मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन की। सो फर्स्ट फाइंड कोवेरिएंस, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर
then y square plus z square. So you can write covariance x square y square, covariance x square z square. So क्या आएगा यहाँ से? अब इसको सॉल्व कीजिए. तो कोवेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर तो जीरो है. अच्छा एक मिनट, एक्स वाई में बी इंडिपेंडेंट, एक्स जेड आर इंडिपेंडेंट, तो ये तो जीरो हो गया. सो दिस इज जीरो. सो यू जस्ट फाइंड कोवेरियंस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन द सेम वे लाइक वी डिड द थर्ड पार्ट. निकाल के बताओ मुझे. जैसा सेकेंड पार्ट ना, अभी मैंने सेकेंड पार्ट यहाँ सॉल्व किया हुआ है और मैंने एक्स स्क्वायर वाई का कोवेरियंस निकाल के दिखाया. इन द सेम वे यू फाइंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. कैन यू डू सिमिलर वे? यहाँ से स्टार्ट किया था ना, यू स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस. बताओ जरा क्या होगा. जैसे यहाँ से शुरू करके मैं यहाँ तक पहुँचा, यू स्टार्ट विद देयर इन द सिमिलर वे एंड टेल मी द आंसर. ट्राई करो, बताओ. इसको कंटिन्यू करो. कोवेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालो जैसे मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है. सेकंड पार्ट में कोवेरियंस था ना, वो निकाला मैंने जीरो. ट्राई इन द सेम वे.
अरे भाई कि मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा आगे भी, किसी का आंसर नहीं आया, सेम तरीका तो है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आंसर कैसे निकालोगे, एग्जाम में कैसे करोगे? अच्छा ये अगर आ गया तो पहला पार्ट भी हो जाएगा। ओ सो वी आर सॉल्विंग फोर्थ पार्ट है ना, तो फोर्थ पार्ट के बीच में ही फर्स्ट पार्ट आ गया है, तो इसके साथ फर्स्ट और फोर्थ दोनों हो जाएगा अब, है ना? चेक करो सही है। लिखा सही है ना हमने? एक्स वाई, एक्स और जेड इंडिपेंडेंट था और वाई और जेड इंडिपेंडेंट था, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस जीरो हो गया। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही लिख रहा है? बताओ कितना आएगा? वहाँ को रिलेशन है तो कोवेरिएंस आएगा तो को रिलेशन आ जाएगा। चेक करो भाई।
गया जी, रो स्क्वायर आया। ओके, तो जैसे ये प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, तो ये रो स्क्वायर है, ये कोवेरिएंस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, को रिलेशन निकालो अब। सो को रिलेशन में क्या होगा कि अगर आप मार्जिनल देखोगे ना, तो मार्जिनल में क्या है, x अलोन इज नॉर्मल 0 1, तो एक्स स्क्वायर इज काई स्क्वायर 1, सेम y अलोन इज नॉर्मल 0 1, तो वाई स्क्वायर इज काई स्क्वायर 1। तो को रिलेशन बिटवीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो को वेरियंस बिटवीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वेरियंस एक्स स्क्वायर एंड वेरियंस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। बताओ अब, ये तो अभी निकाल लिया आपने रो स्क्वायर, और इसका वेरिएंस कितना होता है 2, इसका वेरिएंस कितना होगा काई स्क्वायर 1 का 2, तो 2 टू ज़ा 4 का रूट, एक मिनट, ठीक है जी, ये होता है ना वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये ऐसा आ जाएगा, देखिए, तो 2 आ गया, तो ये तो गलत है, पहला वाला गलत आ गया, लेकिन ये सही बताया क्या इन्होंने, रो स्क्वायर सही है। कोरिलेशन रो स्क्वायर आ रहा है, हाँ, कोरिलेशन रो स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, को रिलेशन आपने बताया, ओके फाइन फाइन, तो ये कितना आया, कोवेरिएंस कितना आएगा, ये नहीं बताया आपने, तो ये आई थिंक 2 रो स्क्वायर होगा, तभी तो काम हो जाएगा ना। सो ये 2 रो स्क्वायर आएगा, तो यहाँ 2 रो स्क्वायर टू 2 तो रो, अच्छा आपने को रिलेशन बताए थे, ठीक है, तो मतलब ये है कि, तो यहाँ से ये समझ आया कि ये तो सही है। अब ये को रिलेशन निकालना था, तो को रिलेशन अभी हम कोवेरिएंस निकाल रहे थे, है ना। सो फोर्थ वाले को देखते हैं अभी, तो फर्स्ट वाला हो गया, तो इसमें मुझे को रिलेशन चाहिए, नहीं देखो, सो आई नीड को रिलेशन बिटवीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस ये हमने ऑलरेडी निकाला है, 2 रोज, क्योंकि यही तो निकाल रहे थे, जो कि इसके इक्वल आया वो इसके इक्वल आया, तो ये तो है 2 रो स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वेरिएंस 2, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मार्जिनल भी काई स्क्वायर 1 है, जेड स्क्वायर भी काई स्क्वायर 1 है, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर काई स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो काई स्क्वायर 2 का वेरिएंस कितना होगा 4, और ये आ जाएगा रूट, तो 2 रो स्क्वायर, ये हो गया 8, 2 रूट 2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर आया रो स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 2, चेक कर लो भाई, लेकिन रो स्क्वायर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है फोर्थ वाला हो गया गलत, चेक कर लो ठीक से, और कहीं डाउट है तो पूछो। ठीक है जी, तो ए बी सी ट्रू है और डी गलत है, और सबका सॉल्यूशन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फोर्थ पार्ट का ये है, सेकेंड पार्ट, और ये एक्चुअली मेनली समझो फर्स्ट पार्ट था, तो 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड कैसे आया था, थर्ड तो डायरेक्टली आ गया, थर्ड यहाँ पे है ना थर्ड पार्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली आ गया था, ओके है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्टीन, चलो तो पूरा क्वेश्चन आ गया, तो
तो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इफ द हजार्ड if the hazard function of a lifetime random variable x is given by rx is equal to 2x upon 1 plus x square, जहाँ x 0 से इन्फिनिटी है, सो इंडिकेट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो हजार्ड फंक्शन आपको दे रखा है किसी रैंडम वेरिएबल का। सो क्वेश्चन इज सर्वाइवल फंक्शन क्या होगा। सर्वाइवल फंक्शन, पहला सर्वाइवल, दूसरे में भी सर्वाइवल पूछा है, तीसरे में सर्वाइवल फंक्शन ऑफ द random variable x cannot be determined from given information, फोर्थ है सर्वाइवल फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। बताइए, तो सिंपल ये सर्वाइवल फंक्शन पे है, ट्राई करके बताइए क्या आंसर होगा। डेफिनेशन पता है ना। तो ये जो हजार्ड सर्वाइवल फंक्शन क्या होता है, एस लिख देता हूँ सर्वाइवल फंक्शन को, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू या मोर देन टी, जो कि 1 माइनस सी डी एफ हो जाता है ना, एट टी। यही है जी सर्वाइवल फंक्शन। और हजार्ड फंक्शन क्या होता है, पी डी एफ अपॉन क्या 1 माइनस सी डी एफ, सर्वाइवल फंक्शन, यस सर। यही है ना। तो अब आपको देखो इसमें आप चेक कीजिए क्या होगा। सो पी डी इसको एफ इंटीग्रेट करोगे, क्या करेंगे, हजार फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो सर्वाइवल फंक्शन मिलेगा ना। हजार्ड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, इंटीग्रेट और दिस इज नथिंग बट एस ऑफ टी। मान लीजिए 0 से x में कर दिया आपने इंटीग्रेट, तो इसको t ले लेंगे तो क्या बनेगा ये माइनस लॉग, क्योंकि ये तो dt बन जाएगा, t हो जाएगा एस एक्स टी। चेक कीजिए, यस सर। टी तो हाँ, क्योंकि एक्स कर दिया मैंने तो एक्स में चला जाएगा। चेक और चेक करिए क्या आएगा। सो ऐसा कुछ आएगा, इंटीग्रेट करके देख लो। हाँ ठीक है, सो यू इंटीग्रेट इट एंड नाउ या दूसरे तरीके से करते तो यहाँ से सर्वाइवल फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते थे कि लॉग इधर आएगा तो e की पावर ई एक्स पी एंड देन माइनस, नहीं पहले तो माइनस आएगा, हाँ ठीक है, फिर लॉग आएगा तो ई एक्स पी हो गया 0 टू एक्स एच टी डी टी, क्योंकि मैंने यहाँ x में लिखा है, ठीक है, t में लिखूंगा तो फिर वहाँ पे x करना पड़ेगा, वो चीज़ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ मैं t में लिखूँ तो वहाँ x में करना पड़ेगा। रेड थोड़ा देखने में दिक्कत है ना, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है, बाहर ये है। देखिए अब बताइए क्या होगा, ऑप्शन देख के बताइए। बताइए, तो कुछ है नहीं, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि हो सकता नहीं क्या है, अच्छा वो भी निकाल सकते हैं आप। तो कीजिए इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला आ ही गया है, सर्वाइवल फंक्शन जो चाहिए आपको पीडीएफ दिया है, इंटीग्रेट कर लीजिए, हो तो गया। आपको एक्स में ही चाहिए था तो मैंने एक्स में ही लिखा है, ठीक है। यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये तो रिलेशनशिप है, सो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला और इससे आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे हजार्ड फंक्शन दिया है तो वी कैन फाइंड सर्वाइवल फंक्शन, सर्वाइवल फंक्शन आ जाएगा तो सीडीएफ आ जाएगा, सीडीएफ आ जाएगा तो पीडीएफ आ जाएगा। नहीं, चेक कीजिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, फोर्थ वाला भी ऑप्शन राइट रहेगा। ओके,
तो फर्स्ट वाला आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों सिमिलर ही है, तो फर्स्ट सेकंड में कोई एक ही आना था क्योंकि ये फंक्शन डिफर कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि नहीं हो सकता है और यहाँ हो सकता है, तो हो सकता है, ये कह रहा नहीं हो सकता है ना। तो 1 2 कॉम्प्लीमेंट है और 3 4 कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का। तो चूंकि मुझे सर्वाइवल पता है, एच एक्स हजार्ड फंक्शन पुट करेंगे, सर्वाइवल आ जाएगा, सर्वाइवल से CDF आ जाएगा, CDF से PDF आ जाएगा, तो सब निकाल सकते हैं। सो मतलब सिंपल है ना, थियोरेटिकल मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट जो है आपके पास हम्म तो ये 16th है। कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन x हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अननोन मीन एंड वेरिएंस नोन है 1 है। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग म्यू बेस्ड ऑन x अंडर स्क्वायर एरर लॉस। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है ना, और आप एस्टिमेट कर रहे हो x को, सॉरी म्यू को अंडर स्क्वायर एरर लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन कह रहा है आपसे कि, ठीक है जी, देखिए ऑप्शंस तो हिंदी हटा भी सकते हैं। सो ठीक है, देखो अब बताओ क्या होगा सही। The Bayes estimator of mu under proper prior is always biased. There is a proper prior for which the Bayes estimator of mu is unbiased. The Bayes estimator of mu under an important prior is always biased. Sorry, improper prior. The Bayes estimator of mu under an improper prior is always biased. There is an improper prior for which the Bayes estimate है ना, सो बेज एस्टिमेटर ऑफ म्यू इज अनबायस्ड। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ बस इन्फॉर्मेशन आपको इतना ही गिवन है कि ये 16th क्वेश्चन है, x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है ना, और आपको बस ये बता रखा है कि अंडर स्क्वायर एरर लॉस, अंडर स्क्वायर एरर लॉस क्या होगा, है ना। ठीक है ना, जिसको बताने की जरूरत है देख लो।
आ गया जी आपका, आप लोगों का बताना, ये हो गया? देख लो, ये तो सिंपल रिजल्ट। बताओ भाई, पोस्टेरियर बेजन एस्टिमेटर क्या होगा? क्या लिखते हो? पोस्टेरियर ना, तो ई ऑफ म्यू गिवन एक्स, ये निकाल सकते हो कितना आएगा अगर फॉर्मूला लगाओगे तो, है ना? तो म्यू का प्रायर ऐसे पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, बट वही बताना है कि प्रॉपर प्रायर मतलब क्या। प्रायर का जो पीडीएफ है उसका इंटीग्रल फाइनाइट आएगा, है ना? और इम्प्रॉपर प्रायर का मतलब है पीडीएफ इन्फिनाइट आएगा। तो अगर प्रॉपर प्रायर लोगे तो इस केस में बायस्ड होगा, है ना? और इम्प्रॉपर प्रायर लोगे तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना? बट एक ऐसा इम्प्रॉपर प्रायर मिल जाएगा फॉर विच बेज एस्टिमेटर ऑफ म्यू इज अनबायस्ड, तो आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो अगर वो लगाओगे बेस थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये म्यू इंटू म्यू गिवन एक्स, ऐसा कुछ। एंड देन फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको फर्दर सॉल्व करो एंड देन इससे काम हो जाएगा। और म्यू यहाँ रियल नंबर है, ऐसे ही है ना? तो इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करो, बताओ कितना आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आता है एक्सप्रेशन इसका? इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बताओ, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा, कैसा आएगा? इंटीग्रेशन और सिंप्लीफाई कर लोगे तो डिनो, है ना? कंडीशनल था ना? बेस थ्योरम लगाओ उसमें, है ना? मेनली तो म्यू ऐसा ही है, पीडीएफ में बेस थ्योरम लगेगा। जो म्यू गिवन एक्स का पीडीएफ उसमें बेस थ्योरम लगा के एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा। क्या आएगा? म्यू इंटू वहाँ से जब लिख रहे थे ना हम लोग, एफ ऑफ म्यू गिवन एक्स, यही था ना?
सो इसको अगर सॉल्व करते हो तो न्यूमरेटर ठीक है, पाई ऑफ म्यू इनटू फर्दर क्या होगा, गिवन एक्स है ना। क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा तुम्हें, जो एक्सप्रेशन आएगा फाई ऑफ एक्स माइनस म्यू काइंड, एंड यहाँ ऐसे ही ये थ्योरेट मतलब रिजल्ट है डायरेक्ट, बट तुम देख लो फिर भी प्रूफ करके इसको, तो इस तरह से मिलेगा कुछ। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है ना। तो कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ये देखो सिंप्लीफाई करके, आई थिंक स्मॉल फाई होगा ना, कैपिटल फाई क्यों होगा। सो ये पीडीएफ ऑफ नॉर्मल को क्या लिखते हो हम लोग, ये तो सीडीएफ हो गया ना। पीडीएफ ऑफ नॉर्मल को क्या लिखते हो, ये तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, स्मॉल फाई ऑफ दिस, या इसको है ना, वो स्मॉल फाई लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग वो पीडीएफ जो होता है ना वो आ जाए उसके टर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल का उस तरह से कुछ आ जाएगा। या पूरा लिखना चाहो तो तुम चाहो तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का, 1/√2 एंड ई की पावर -12 एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, यही है। अब फर्दर सोचो आगे क्या होगा। तो प्रायर अगर तुम लेते हो प्रॉपर तो क्या होगा इसमें, मतलब इंटीग्रल फाइनाइट होगी। तो हमें मेनली एक ऐसा फंक्शन चाहिए जहाँ पे है ना, मतलब कुछ ऐसा एस्टिमेटर चाहिए, फंक्शन ऑफ मान लो जी ऑफ म्यू, यही ना, पोस्टीरियर जो इसमें फंक्शन आपको चाहिए ना जी, हाँ मान लो म्यू हैट है एग्जांपल के लिए, तो अंडर प्रॉपर प्रायर ऑलवेज बायस्ड, तो ये डिफरेंट होगा म्यू से, यही कहना चाह रहा है ना। म्यू हैट जो है बेजियन एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, ऐसा होगा। चेक करो आगे, तो इसमें सिंपली आ जाएगा आपके पास, बताओ भाई। और म्यू हैट क्या होगा यहाँ पे, जो म्यू हैट है वेयर म्यू हैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, ये जी एक्स ले लो, तो म्यू हैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स होगा, क्योंकि गिवन एक्स है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू गिवन एक्स, यही तो म्यू हैट है। तो चेक करो एक्सपेक्टेशन लेके, तो इसमें सिंपल ये रिजल्ट आ जाएगा कि अगर तुम प्रॉपर प्रायर लोगे, सो इट विल बी प्रॉपर प्रायर लोगे
तो इट विल बी बायस्ड, है ना। और एक इम्प्रॉपर प्रायर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक्स ही ले लो चाहो तो। तुम म्यू हैट को एक्स ले लो तो क्या मिलेगा, सपोज बी कंसिडर म्यू हैट एज एक्स, तो ई ऑफ, मान लो अभी है ना, हमने म्यू हैट को एक्स लेना है या पीडीएफ को एक्स ले लो, है ना। डेल्टा एक्स हमने क्या लिया यहाँ पे, एस्टिमेटर। तो अगर मैं एक्स कंसीडर करता हूँ डेल्टा एक्स को, तो क्या होगा, ठीक करो, एक ढूंढो, एक ऐसा क्या लोगे इम्प्रॉपर प्रायर ताकि अनबायस्ड हो जाए। तो हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये एक्स के इक्वल आ जाए, है ना, एंड देन ई एक्स कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो ये एक्स कब आएगा, देखो ऐसा एक्स बनाया जा सकता है, थिंक ऑफ। मान लो तुमने म्यू यहाँ पे प्रायर तुम नॉर्मल ही ले लो, है ना। सो अगर तुमसे ये पूछा जाए, जैसे यहाँ पे मुझे दिया था एक रिजल्ट होता है ना, कि जैसे यहाँ x दिया है नॉर्मल म्यू कॉमा 1, और मान लो मैं प्रायर ऑफ म्यू ले लूँ इज नॉर्मल m कॉमा टाउ स्क्वायर, मान लो ये है, तो पोस्टेरियर कोई फॉर्मूला बताओ, पोस्टेरियर ऑफ म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक रिजल्ट है ना, डायरेक्टली थ्योरम है ये। सो व्हाट इज द पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू, तो इसका हेल्प ले सकते हो तुम लोग, ये थ्योरम है डायरेक्टली, कि ना मान लो नॉर्मल अगर सिग्मा स्क्वायर भी है, यहाँ इवन सिग्मा स्क्वायर भी है, तब भी आ जाएगा। एनीवन जिसको याद हो, कि मान लो ये x है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू, है ना, पोस्टेरियर ऑफ म्यू क्या आएगा, पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू, है ना। तो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एनीवे ये कैलकुलेट करो और इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से सिंपली क्या आएगा, तो अगर ये पोस्टेरियर निकालोगे देन उसके बाद यू विल गेट द आइडिया, एक ऐसा इम्प्रॉपर मिल जाएगा, क्योंकि पहला सही है इसलिए दूसरा गलत है, और चौथा सही है इसलिए तीसरा गलत है। तो ये पोस्टेरियर निकालो एंड देन यू सी कि कब ऐसा होगा कि वो म्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, पोस्टेरियर मीन। तो उससे एक कंडीशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि देयर एग्जिस्ट कह रहा है ना। तो एक अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया एस्टिमेटर जो अनबायस्ड हो जाए तो काम हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये देयर एग्जिस्ट कह रहा है। सो आगे कंटिन्यू करके देखो, नहीं तो फिर डिस्कस करना, ये है। अभी इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो ये क्या, कौन सा क्वेश्चन था, दिस वाज 16th, 17th में क्या है, ठीक है। तो हमें इसको ऊपर रखना है ना। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो वाई आई बराबर बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई। तो यहाँ भी क्या है, इंटरसेप्ट नहीं है, रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन आई आपको दे रखा है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, एक्स आई नॉन रैंडम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है।
कंसिडर टू एस्टिमेट्स ऑफ बीटा। तो अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट क्या आता है बीटा का, व्हाट विल बी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, ये बीटा 1 आएगा या बीटा 2 आएगा, कौन सा वाला आएगा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट? बीटा टू, बीटा टू। 2। सो बीटा 2 आपको लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप निकाल सकते हो डेफिनेशन यूज करके लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का, तो ये आ जाएगा, है ना। ओके, सो अभी के लिए ये है। और बाकी हमें तो इसका नाम क्वेश्चन में बीटा 2 हैट दे रखा है, और अलग से बीटा 1 हैट भी दे रखा है, समेसन वाई आई माइनस वाई बार। तो ये तो तब आता है जब अल्फा होता है यहाँ पे, है ना। तो उस केस में आता है एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, एक्स आई माइनस एक्स बार समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये आपको कहीं ना कहीं उस टाइप का बताने की कोशिश कर रहा है, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, ये आप जानते होंगे। तो इस तरह से दिया है। पूछ क्या रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बीटा बोथ बीटा 1 बीटा 2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, बीटा 1 हैट हैज लार्जेस्ट वेरिएंस देन बीटा 2, बीटा 2 had the largest variance of beta 1, beta 1 has the same variance as beta 2। बताइए अब आपके पास आइडिया है, यू टेल, है ना। ये गेट में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे। वन टू, ओके, तो अगर हो गया ठीक है। ठीक है ना, तुम सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, देख लो। तो आप कह रहे हैं कि बीटा दोनों अनबायस्ड एस्टिमेट है बीटा का, मतलब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 हैट निकालेंगे तो बीटा 1 आएगा, मतलब बीटा आएगा ना, बीटा 1 में बीटा आएगा, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 हैट निकालेंगे, स्टिल इट विल बी बीटा, एंड देन बीटा 1 हैज लार्जर वेरिएंस देन बीटा 2। सो बीटा 2 लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है ना। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ब्लू वाला बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर वाला, क्या लिखोगे? दोनों का एक्सपेक्टेशन निकाल लो पहले, बाकी लोग देख लो। ठीक है, दोनों का वेरिएंस निकालो, उससे पता चल जाएगा। जैसे कह रहा है कि आप लोग बता रहे हो कि वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट और इसको कंपेयर करना है, तो इसका डायरेक्ट तो ऐसा होगा। ठीक है ना, सब लोग आंसर ये आ रहा है। ठीक है भाई, तो आंसर बता दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों ने बताया कि 1 और 2 सही है ना। तो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का कि कह रहा है कंसीडर द hierarchical single linkage agglomerative clustering algorithm for 3 points x, y, z and the squared Euclidean distance matrix। ठीक है, the clustering algorithm starts with 3 clusters, then which of the following statement are correct? Okay, at first step after combining two nearest clusters,
द सिंगल लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन टू, ये ओआर का क्वेश्चन है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन यूनिट 4 का एक क्वेश्चन ओआर का आता है, ऑपरेशन रिसर्च का। तो अभी तक हमने 18 क्वेश्चन यूनिट 4 में आते हैं, यूनिट 4 के पार्ट सी में 18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ओआर का होता है, 17 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स का है। तो ये ओआर का क्वेश्चन है। सो ऑपरेशन रिसर्च, इसमें ये कह रहा है कि क्लस्टरिंग है ना टॉपिक है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन में आता है ये। सो एट फर्स्ट स्टेप एक्स वाई आर मर्ज्ड फ्रॉम टू फॉर्म अ न्यू क्लस्टर एट, इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको तभी समझ आएगा। आइडिया है थ्योरी का आप लोगों को? देखो, क्योंकि थ्योरी आएगा तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। थ्योरी पढ़ के देखो, अगर समझ आ रहा है तो बताओ, ट्राई करके कोशिश करो, और नहीं तो छोड़ देना। और क्या, अगर आएगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। सर इसमें पेयर बनाते हैं I think। हम्म जैसे 3 पॉइंट है एक्स वाई जेड, हम्म तो एक्स वाई का एक पेयर हो गया, एक एक्स जेड एक वाई जेड, हम्म और फिर इन पेयर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, हम्म डिस्टेंस का स्क्वायर निकालते हैं। फिर इसमें उससे कॉस्ट वो निकालनी होती है जिससे कंपेयर करेंगे। तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू हम्म कार्डिनलिटी ऑफ सी आई सी जे मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई सी आई प्लस सी जे। सी आई कार्डिनलिटी सी आई सी जे, कार्डिनलिटी ऑफ सी आई कार्डिनलिटी ऑफ सी जे हाँ अलग अलग, और नीचे सम है दोनों सम। का। सी आई कार्डिनलिटी ऑफ सी आई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी जे का सम। सी आई सी जे क्या है? सर दोनों अलग अलग सम ही है। सी आई है सर, मतलब इनका जैसे एक्स, जो एक्स है पॉइंट है, वो कार्डिनलिटी कितने की है, मतलब ये कितने पॉइंट्स है, जैसे इसमें एक ही एक पॉइंट है, एक्स में भी एक पॉइंट है केवल 1 0, वाई में भी केवल 0 2, हम्म ऐसे। तो ये एक एक है फर्स्ट टाइम पे। ओके, ये सर तीसरे वाले में भी कार्डिनलिटी सम में कार्डिनलिटी ऑफ सी आई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी तो आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से आंसर क्या इंटू होना चाहिए? डिस्टेंस स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यस सर, किसका डिस्टेंस? फार्मूले में है इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालवाएंगे। तो डिस्टेंस किसके बीच का लिखोगे, आई जे के बीच का या क्या? एक्स वाई, जैसे जैसे अब यहाँ 3 वो बना लेंगे, है ना, पेयर में से फोटो भेज देता है। हाँ करो, एक बार करो, मैं ट्राई करके देखता हूँ, नहीं तो फिर बताते हैं ना। इसको देखो करके, कोई किसकी थ्योरी थोड़ी देखना पड़ेगा हमें। सो यू ट्राई, सब लोग ट्राई कर। मेन क्या, अगर थ्योरी नहीं पता है ना तो ऐसा नहीं सीधा सीधा छोड़ दो, पहले ट्राई करके देखो। मतलब मान लो ये क्वेश्चन है, इसके थ्योरी थोड़े निकालो, थ्योरी पढ़ के देखो, है ना, 10 मिनट आधा घंटा दे के देखो, फिर आप ट्राई करो। क्योंकि ऐसे छोड़ने का मतलब, कोई भी क्वेश्चन मिले यू ट्राई। आजकल इतने ऑनलाइन सोर्सेस हैं, आप जस्ट ऑनलाइन भी देख सकते हो कि इसकी क्या थ्योरी है, एंड देन यू ट्राई। ऐसे सीखोगे थोड़े थोड़े करके, ऐसे थोड़ी कि क्वेश्चन एक दिन में सब आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ो, फिर देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देन यू ट्राई। मेन समझना है आपको, घर पे जितना समझोगे एग्जाम में उतना काम आएगा। तो घर पे आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है, कोशिश करना है, देखो इसमें सर क्या कर मैंने सकते भेजा है हैं। प्रयास अच्छा वाले को। ठीक है, देखते हैं। अच्छा वो मैंने ग्रुप बंद करके, उसमें स्पैम हो रहा था इसीलिए। तो प्रयास 2 में ना, ठीक है। तो यहाँ है आपके पास x टू y, x टू z, y टू z। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, फिर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, फिर आपने यहाँ पे ये कॉस्ट है जिसके बेसिस पे वो मतलब डिवाइड हो डिसाइड होगा कि कौन से मर्ज करने पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, ये जो है x टू y है, तो इसमें 2.5 कैसे हुआ? सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला सी आई निकलेगा 1 1, क्योंकि सिंगल सिंगल पॉइंट है तो 1 1 कार्डिनलिटी है, अच्छा कार्डिनल वो कितने हो पॉइंट जाएगा है? 1/2, और डिस्टेंस स्क्वायर 5 है तो वो 2.5 होगा। अच्छा तो मतलब यहाँ वन ये वन, मैं फिर कार्डिनलिटी का सम अलग अलग था ना ये? यस सर सर ओके ठीक है। तो 1 1 1 + 1, तो 1/2 ये, और डिस्टेंस स्क्वायर 5 आया था, तो यस उससे सर। आपको मिल गया। फिर ऐसे ही ये एक्स वाई का है, इसे एक्स जेड का, इसी तरह वाई जेड का। अब ये तीनों का मुझे कॉस्ट मिल गई, अब जिसकी मिनिमम होगी वो मर्ज कर लेंगे। जैसे एक्स वाई मिनिमम है तो एक्स वाई मर्ज कर लिए, तो अब नेक्स्ट एक्स वाई बन गया। अब इसका ग्रुप बना लेंगे किस जो बचे वाले से, अच्छा तो जेड एक्स वाई बचा है का, तो एक्स वाई जेड एक ग्रुप हो गया।
अब फिर इसका सेम उसी तरह निकालेंगे। अब यहाँ पे कार्डिनलिटी चेंज हो गई क्योंकि एक्स वाई में दो एलिमेंट आ गए, तो वो दो हो गई कार्डिनलिटी एक्स वाई की, जेड की वन ही रही, हम्म तो 2/3 हो गया। और फिर उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई इस तरह। तो अब इसमें कंपेयर है, तो इसमें जो ऑप्शन है डायरेक्ट यही है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो वही सेलेक्ट करने का, मतलब तो इसका एक्स वाई हो एल्गोरिथम, रहे हैं सेलेक्ट। हाँ, तो कह रहा है कि सब में फर्स्ट स्टेप की बात किया ना, तो यहाँ पे देखो, यस। तो दे आर आस्किंग कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आफ्टर कंबाइनिंग टू नियरेस्ट क्लस्टर द सिंगल लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूली फॉर्म क्लस्टर इज 10, then xy are merged to form new cluster. After combining two nearest clusters, the single linkage distance between the two newly formed cluster is 13, and then at the first step x and z are merged to form a new cluster. Okay, चलो ट्राई करके देखते हैं, तो जैसा आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो आपने पेयरिंग किया है कि आप ये कह रहे हो कि हमें पेयर लेना है ना, तो शुरू में मेरे पास 3 पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो हम क्या क्या ले सकते हैं डिस्टेंस, एक्स टू वाई या एक्स टू जेड या वाई टू जेड, यही ना। तो यहाँ फिर आपने कहा इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस पॉइंट हमें दे रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, 2 माइनस जीरो होल स्क्वायर, मतलब वही 0 माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। तो ये आपका जैसे आपने बताया √5 आ गया। एक्स जेड का डिस्टेंस निकालो जी, 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 माइनस 0 9, 9 प्लस 4 √13 हो गया ये। एंड ऐसे वाई जेड का डिस्टेंस निकाल लो, तो 0 to 3 मतलब 3 9 और 1 10 √10, तो ये हो गया। फिर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे आप, तो 5 13 10 ये है। एंड देन क्या कर रहे हैं आप, कार्डिनलिटी लिख रहे हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ से कॉस्ट निकाल ले रहे हैं कि इनको मर्ज करने का कॉस्ट कितना है, ये डेल्टा। तो यहाँ से जो आप कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, मान लो एक्स यस वाई का था फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ में एक्स वाई लिखा होता तो यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई होता, यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई होता और यहाँ एक्स वाई होता, यही ना, यस सर। वैसा। ओके, तो यहाँ से हम अगर निकाले, ठीक है, ये हम कॉस्ट लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वाई का, तो कितना बनेगा, एक पॉइंट, एक्स में मतलब एक ही पॉइंट है और वाई में एक है और जेड भी सिंगल है, तो 1 1 1 प्लस मतलब ये कह रहे हो आप 1/2 और इंटू यहाँ 5 है, तो ये हो गया 2.5। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ तो 1/2 ही रहेगा, इंटू 13, ऐसा देख लो यस 6.5 सर। और 1/2 इंटू 10, तो यहाँ भी हो गया 5। अब इसमें आप कह रहे हो क्या सेलेक्ट करना है। मिनिमम जो मिनिमम होगा वो पेयर बन जाएगा, मतलब वो एक पॉइंट हो जाएगा, उसको ओके, मर्ज कर लेंगे। तो तो जैसे एक्स वाई वाला मिनिमम है क्योंकि 2.5 है उसकी कॉस्ट। तो मतलब एक्स वाई मर्ज हो गया यहाँ पे, ये ना, ये। एक्स वाई मर्ज हुआ तो एक्स वाई नया पॉइंट बनेगा, मर्ज करेंगे तो इसका सेंटर ले लेंगे, मतलब मीन पॉइंट, सम बाई टू, तो ना एक्स वन वाई बाई मर्ज टू किया आपने तो एक नया पॉइंट बना, इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कितना है एक्स वाई का, 1/2 और 2/1। डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो ये यस 1/2, 1, ये तो नया यस सर। पॉइंट हमारा अब ये होगा मर्ज पॉइंट, ये ना। यस सर, अब कार्डिनलिटी चेंज हो जाएगी इस पॉइंट, क्योंकि अब ये दो पॉइंट से मिलके बना है। क्योंकि एक्स वाई से मिलके ये मिड पॉइंट आया है, यस सर। तो इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे अब जेड के साथ इसका, एक और वो बन जाएगा पेयर। यस तो कंपेयर आप यही क्या लास्ट। करोगे अभी कि ये जो एक्स वाई का मिड पॉइंट लिया हमने, ये वाला, तो इसका डिस्टेंस अब निकालेंगे जेड के साथ, है ना। तो यस सर। इसका डिस्टेंस आप निकालो जेड के साथ, तो कितना आया, है ना, देख लो। √10.25। तो मतलब 3 माइनस हाफ मतलब 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 25/4, है ना। तो उस तरह से तो मतलब 10.5 डिस्टेंस स्क्वायर आया, डिस्टेंस स्क्वायर है ना। सो ये √10.25, तो ये आएगा, यहाँ पे स्क्वायर किया आपने, तो ये आपको मिल गया 10.25, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना आया अब, फॉर्मूला तो भी से टू एक्स वाई इंटू का वन 2 इंटू 1 फिर 2 टू प्लस प्लस 1, वन तो मतलब टू 2 बाई थ्री अपॉन इंटू 3, डिस्टेंस तो यहाँ से आया 2/3 6.8 इंटू समथिंग। 10.25, तो ये हमें मिलेगा, 6.8 समथिंग। ठीक है। तो
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला स्टेप था ऐसा, आफ्टर फर्स्ट स्टेप। So यस this सर, one, अब this, बट अब इसमें फिर जो बचे ग्रुप्स हैं उनमें फिर कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे अभी एक्स जेड बचा, वाई जेड और एक्स वाई जेड, तीन ग्रुप्स ऊपर मर्ज हो गया एक्स वाई। तो अभी अभी अब x, इनमें अच्छा, इनमें मिनिमम 5 है, तो अब पहले एक्स वाई जेड मतलब मर्ज होगा, फिर ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अभी हमने एक्स अगर वाई को करते मर्ज तो। किया था आगे। अब जैसे करते नेक्स्ट स्टेप, तो वाई जेड मिनिमम है ना इस इन तीनों में जो रिमेनिंग है। अच्छा, सिक्स पॉइंट फाइव बाकी फाइव और तीन जो सिक्स हमने पॉइंट लिए, एट ये कह रहे कॉस्ट हो आप, देखेंगे। मतलब इन तीनों में आप कह रहे हो आप। हाँ सर, अब इनकी कॉस्ट कंपेयर होगी। तो इन तीनों में वाई जेड मिनिमम है, तो वाई जेड के साथ हाँ। आप किसको कंपेयर करेंगे? अब वाई जेड मर्ज एक्स कर के लेंगे। साथ। अब एक्स वाई और वाई जेड आई थिंक दो ग्रुप बनेगा, ऐसे मतलब ओके, वो पूरा मैं समझ प्रोसेस गया, चलता है, लास्ट में मैं सारे समझ गया ना, ये मर्ज हो स्टेप जाते हैं। चलता यस सर। रहेगा। जैसे मान लो ये आप, ये यस सर। मिनिमम इन तीनों में है दूसरे स्टेप में, है ना। यस तो सर। दूसरा स्टेप में अब ये 5 मिनिमम है, तो मतलब वाई जेड, तो अब आप वाई जेड का मिनिमम लोग, मतलब मिड पॉइंट लोगे ऐसा। यस यस सर, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये इसका निकलेगा और फिर नेक्स्ट ग्रुप इनका दोनों का मर्ज हो सो ये जाएगा, आपका तो थ्री टोटल बाई बन टू आ गया और यहाँ 5/2 आ गया, ऐसा कुछ। जाएगा। सो यस, ऐसे क्लस्टर बनता जाएगा, मतलब ये वो है प्रोसेस। तो ये क्लस्टरिंग टॉपिक है ना, इसके लिए बार बार बाकी पढ़ना आप लोग भी, मैं ये भूल गया हूँ, तो उसको देखते हैं। एक डाउट है, ये वाई जेड जो बनेगा दैट विल पेयर विथ एक्स वाई या फिर सिर्फ एक्स के साथ पेयर होगा? एक्स वाई एक्स वाई, एक्स वाई। नया पॉइंट एक्स वाई रिमेनिंग है ना फिर। तो ये प्रोसीजर कब तक हमें कंप्लीट करना है? तो देयर विल बी एन ये आइटरेटिव, मर्ज राइट? होके एक ही पॉइंट बनता है, वो क्लस्टर बन जाता है सारे पॉइंट का, मतलब हम लोग ओके ओके। देख रहे हैं ना कि जो मिनिमम कॉस्ट पे और उसके नजदीक का पॉइंट तो है, अभी तो यही तो निकालना अच्छा। हमारे क्वेश्चन की डिमांड तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है ना। है। यस इसमें सर। इसमें क्या पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो एक्स वाई। डिस्टेंस 10 कह रहा है यहाँ पे, जो है इसमें फर्स्ट स्टेप बाद यहाँ 10 है, और ये कह रहा है यहाँ पे कि एक्स वाई आर मर्ज टू फॉर्म न्यू क्लस्टर। तो किसको आपने मर्ज किया है, एक्स वाई को? हाँ, पहले स्टेप में किया है ना, हाँ, तो एक्स यहाँ वाई पे मर्ज हुआ है। तो ये ट्रू हो गया, टू वाला। वन वन का क्या होगा? After combining the two nearest clusters, the single linkage distance between the two newly formed clusters is 10. इस 10 में सर ये वाई जेड का बचा था ना 10, ये वाई जेड का है कुछ। अच्छा, ये एक्स वाई होने के बाद ये वाई जेड का ही मिनिमम था ना 10 डिस्टेंस। ओके, उसके बाद मतलब ये जैसे यहाँ पे है, ये 2.5 आया था ना, यस सर। सिंगल लिंकेज डिस्टेंस टू न्यूली फॉर्म क्लस्टर्स। ओके, तो इसमें आंसर की में देखो, आंसर क्या दे रखा है तीसरे में है, एट द फर्स्ट स्टेप combining two clusters single linkage distance between the two newly formed cluster is 13. At the first step xz has merged to form new. तो यहाँ पे तो हमने xy को मर्ज किया था, तो ये तो फोर्थ गलत है क्योंकि 2 सही है। एंड अब इसमें से 1 3 में से कोई एक सही होगा, है ना, ये चीज़ है। तो आपने xy को z एक के साथ, डाउट है, क्लस्टर और पॉइंट आर सेम ओनली? नहीं ना, पहले तो पॉइंट दिया था, उनके बीच में का डिस्टेंस निकाल के वी वर क्लबिंग देम एंड फॉर्मिंग अ क्लस्टर। तो जो पहला पॉइंट दिया है, देन टू कंबाइनिंग टू नियरेस्ट क्लस्टर्स, बट वी आर कंबाइनिंग टू टू नियरेस्ट पॉइंट, राइट? यस। तो नियरेस्ट पॉइंट और क्लस्टर सेम होता है? नहीं ना, तो एक्स वाई जैसा भी बस। नियरेस्ट पता करने के लिए कॉस्ट ही निकालना है ना उसका, डिस्टेंस और वो उसकी ये वाला मतलब डेल्टा निकाल के कॉस्ट निकालते हैं, उससे पता चल रहा है कि हाँ ये पॉइंट नियरेस्ट है, इसीलिए उनको मर्ज कर लें फर्स्ट पहले स्टेप में। तो पहला और थ्री भी करेक्ट है, ऐसा आप बोल रहे हो, क्योंकि द वर्ड्स आर सेइंग डिफरेंट। अगर ऐसा रहता कंबाइनिंग टू नियरेस्ट पॉइंट एंड द लिंकेज बिटवीन दोस टू पॉइंट इज 13, तो करेक्ट होता, बट द वर्ड इज यूज्ड एज क्लस्टर। द क्लस्टर एंड पॉइंट्स आर टू डिफरेंट थिंग, राइट? आफ्टर मतलब जब एक फर्स्ट सेकंड। मैंने कर लिया, जैसे फर्स्ट क्लस्टर मिल गया एक्स वाई, उसके बाद हाँ। का जब नेक्स्ट के लिए वो दिया है ना डिस्टेंस 10 आ रही है मिनिमम वाली, इनमें से फिर बचा नेक्स्ट है, जो होगा बचा उसकी है डिस्टेंस 10 आ रही उसका है, ये मिनिमम करो। क्या है, बचा जो है ना उसका मिनिमम बोल रहा है एक्चुअली। तो सिंगल लिंकेज डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस स्क्वायर ना, ये सिंगल लिंकेज डिस्टेंस इसको बोलता है, ठीक है। तो अच्छा जी। हाँ, डिस्टेंस स्क्वायर को सिंगल लिंकेज डिस्टेंस बोल रहा है, और इसमें मिनिमम देखना था, तो लाइक आप C1 C2 है ना, क्लस्टर बना सकते हैं।
मतलब जैसे एक क्लस्टर ना, इसमें एक C1 ये हुआ, लेट्स से ये है ना, और C2 आपका Z है, तो बाद में C1 C2 को आप लिंक कर रहे हैं. सो हेयर द C1 इज XY, जो इन बना था ना, दिस वाज C1 एंड C2 जो होगा Z है अभी ना, वही लिखा ना हमने, क्योंकि इसको वो किया है यहाँ पे हमने C1 C2 ये हो गया. तो एंड सो ऑन, तो हमें एक स्टेप के बाद ही पता चल जाएगा. तो आफ्टर कंबाइनिंग टू नियरेस्ट क्लस्टर द सिंगल लिंक इज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूली फॉर्म क्लस्टर है ना, तो मेन इन दोनों का मिनिमम आपको लेना है. तो इससे मिनिमम जो 10 है, तो इसलिए ये वाला 10 वाला सही होगा और 13 वाला गलत. मतलब ये 1-3 कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का है, 2-4 कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का, तो 1-3 में एक सही होगा, 2-4 में एक सही होगा, इस तरह से. तो यहाँ 1-2 सही हो गया. ठीक है, तो इसको थोड़ा थ्योरी पढ़ो, मेन वही है. थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं हो, तो थ्योरी पढ़ के देन यू हैव टू अप्लाई. तो ये बस एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम देखो क्या है, देन यू अप्लाई दिस. सो ठीक है, अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं. तो बाकी ट्राई करके आओ, जितना हो पाया किया हमने. सो ये हमने डिस्कस किया है अभी सितंबर 2022 वाले पेपर का. हमने पार्ट C अभी डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, तो आप खुद से 1-2 बार सॉल्व करके देख लो. मेनली PYQ को 2-4-10 बार सॉल्व करोगे ना, तो खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी कौन से टॉपिक आ रहा है, कौन से नहीं आ रहा. जो नहीं आ रहा उसको सीखो, फिर ट्राई करो, इस तरह से है. तो कम से कम सारे PYQ, मतलब सच में नेट निकालना तो क्या करना, 10 ईयर्स PYQ उठाओ, उसको 10 टाइम सॉल्व करो. लास्ट 10 ईयर पेपर्स को 10 टाइम ईयर वाइज फॉर्मेट में सॉल्व करो, वैसे ही जैसे आप एग्जाम में करोगे. तो उससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी अपने बारे में, कि आपको क्या आता है और क्या सीखना है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर बहुत कुछ सीखोगे भी प्रोसेस में. ये है. एनीवे, तो कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो ये सितंबर का आई थिंक फेब 2022 में एक एग्जाम हुआ था, उसका देख लेना, पेपर और PYQ कलेक्ट कर लेना, कल इसको डिस्कस करेंगे, है ना. सो ये PYQ और आंसर की भी एक बार देख लेना, ताकि आंसर मैच कर सके. सो कल हम ये डिस्कस करते हैं, फेब 2022 में जो एग्जाम हुआ था वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया है. अब ये ट्राई करके आइए, है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार सॉल्व करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी. आई थिंक सर फेब 2022 में एग्जाम नहीं हुआ आई थिंक. क्या क्या कह रहे हैं अंकित, समझ नहीं आ रहा. फेब 2022 में एग्जाम हुआ है सर, नहीं है आई थिंक, पेपर नहीं, नहीं है फरवरी का इसका, I पेपर think. मेरे पास है, मैं भेजता हूँ आपको, तो ठीक सर. चेक कर लेना आप. ये है फरवरी के नाम से ही है, मतलब दिसंबर 2021 वाला पेपर ना फरवरी 2022 में हुआ था, कहने का मतलब ये है. तो ये एक्चुअली होगा दिसंबर 2020, इधर कोविड का टाइम चल रहा था ना उस समय, तो ये कोविड वाले समय का है. तो यस 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 तो वो एग्ज़ाम दिसंबर वाला एग्ज़ाम 2021 वाला. यस, वो है सर, ये पेपर है सर दिसंबर 2021 में. ये तो सब अब वही सेम दिसंबर ही 2021 के नाम से हो सकता है आपके पास होगा, तो ये देख लेना, यस यही देखना, ये वही बात है, ये वही जो ठीक फेब है में हुआ था. सो ठीक है जी. तो अभी डाउट क्लास, अच्छा अभी तो 9 से 11 मॉक टेस्ट डिस्कशन है. ठीक है, तो जिनके डाउट है वो देखते हैं एक बार, फिर हम आगे जाते, कल नेट का आगे कंटिन्यू करेंगे.